हम तो पूछेंगे विधायक जी से सवाल और बताएंगे आपके विधानसभा का हाल। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बाजपट्टी के विधायक मुकेश कुमार यादव। आरजेडी से पहली बार विधायक बने हैं। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। क्षेत्र में 4 साल हो गया आपका विधायक बने हुए, 5वां साल है। क्या क्या काम अभी तक हुआ है? देखिए 2020 के चुनाव में हम्म। जिस उम्मीद और जिस भरोसा से बाजपट्टी की जनता ने मुझको उम्मीद से जिताने का काम किया, मैं तकरीबन उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम किया। चाहे सड़क के मामला हो मेरे विधानसभा क्षेत्र में, या पुलिया का निर्माण का हो, या कब्रिस्तान की घेराबंदी का हो, मंदिर की घेराबंदी का हो, वो या अस्पताल के निर्माण हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, या कई अनेक स्कूल हो, उसमें मैं मुस्तैदी से काम कराने का काम किया था। जैसे पहले मैं सड़क के मामले में मैं बतला देता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों सड़क का निर्माण हुआ, हम्म। लेकिन कुछ सड़क बहुत महत्वपूर्ण सड़क था। मैं सभी सड़क का नाम आपको बतला रह सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गांव में, टोला में, मोहल्ला में घूमता रहता हूँ और वहां भी देखता हूँ जो सड़क नहीं निर्माण हुआ है, जो सड़क खराब है, उस सड़क के बारे में भी मैं संबंधित अधिकारी से हो या विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम से हो, सरकार से जवाब लेकर और करवाने का काम किया। जहाँ तक सड़क की मामला हो, सड़क जो महत्वपूर्ण सड़क हमारे विधानसभा क्षेत्र में बना, उस सड़क का निर्माण जो भजियन से बिरौली जो सड़क जाती है, वो काफी सड़क ध्वस्त हो चुका था, आवागमन पूर्ण रूप से वंचित था। उस सड़क का निर्माण मैंने करवाने का काम किया। भाव से, उखड़ा भाव से जो सड़क जाती है खड़का, उस सड़क भी 15 साल से ऊपर के लगभग ध्वस्त था, उस सड़क का भी मैंने निर्माण करवाने का काम किया। एक बल निमाही से रसालपुर होते हुए बंटुलवा सड़क जाती है, उस सड़क का भी निर्माण कराने का काम किया। हम्म। बनौल से इस्लामपुर जो सड़क आती है, उस सड़क का निर्माण करवाने का काम किया, जो अभी कुछ निर्माणाधीन भी है, बन रहा है। इसके बाद रायपुर से जो बनौल सड़क जाती है, उसका निर्माण कराया। बनौल से पतनुका जाती है, उस सड़क का निर्माण करवाया। बेला से गौरी आती है, उस सड़क का भी निर्माण कराया। कोयली बाजार से बिरार सड़क आती है, उस सड़क का भी निर्माण करवाया। रतबाड़ा में, भासेपुर में कई सड़क है, जो भासेपुर बाजार से लेकर बेलहिया जाती है, उस सड़क का भी निर्माण करवाया। बेलहिया से मधुबनी सड़क जाती है, उस सड़क का भी निर्माण कराया। बेलहिया से भासेपुर जाती है, उस सड़क का भी निर्माण करवाया। हरपुरबा पेट्रोल पंप से भगवानपुर तक सड़क जाती है, उस सड़क का भी निर्माण करवाने का काम किया। बरहड़वा चौक से बनगांव जाती है, उस सड़क का भी निर्माण कराया। बनगांव से ककैयापट्टी सड़क आती है, उस सड़क का भी निर्माण करवाया। सरमनी टोल से पथराही आती है, महुआन बाजार, उस सड़क का भी निर्माण करवाने का काम किया। परदौरा बाजार से जो रायपुर आती है, उस सड़क का भी निर्माण कराने का काम किया। रायपुर बाजार से बड़ी फुलवरिया होते हुए बनतारा आती है, उस सड़क का भी निर्माण करवाने का काम किया। बनतारा से मस्जिद होते हुए जो जाती है कंचनपुर, उस सड़क का भी निर्माण कराने का काम किया। पथराही पथराही से भासेपुर, पथराही गोट में जो सड़क जाती है, उस सड़क का भी निर्माण कराने का काम किया। पथराही से चिंदी तकिया सड़क जाती है, उस सड़क का भी निर्माण कराने का काम किया। अनेकों सड़क जो सड़क है, उसका मैंने RWD से, ग्रामीण कार्य विभाग से करवाने का काम किया है। पुल पुलिया जो हाई लेवल ब्रिज है, उसका जो सरमनी टोल में हमारे विधानसभा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण पुल था, सरमनी टोल, जिसमें करीब 6-7 वर्षों से पुल ध्वस्त था। आवागमन करीब 20 पंचायत, 2-3 प्रखंड का मामला था, उसमें आवागमन पूरी तरह लोग 20 किलोमीटर घूम के आते थे। उस पुल का भी निर्माण कराने का काम किया। पचरा में पुल का निर्माण करवाने का काम, पचरा निमाही से हम्म। बाचोपट्टी दी जाती है, उसमें पुल, हाई लेवल ब्रिज पुल, उसका भी निर्माण हुआ। उसके बाद निमाही से पिपराही जाती है, उस पुल का निर्माण हुआ। फरुआ से पिपराही सड़क आती है, सड़क का भी निर्माण हुआ। पिपराही से नरवा टोल सड़क जाती है, जो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उस सड़क का भी निर्माण हुआ। महमदा पुल का निर्माण हुआ। इसके बाद बंगराहा बंगराहा में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण सैंक्शन हुआ, काम काज प्रगति पर है। हम्म। आपको
मुरौल में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ, भी काफी प्रगति है। रतवाड़ा से मुरौल सड़क का निर्माण हुआ। भलनी से माधेपुर से भलनी सड़क जाती है, उस सड़क का भी निर्माण हुआ। मतलब कुल मिला के अगर हम ये कहें कि जनता ने जिस उम्मीद से आपको चुना, उस उम्मीद पे आप खरे उतरे हैं। एकदम पूरी तरह मैंने उस उम्मीद पर खरा उतरा। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बालासर कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बड़हरवा कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, पोखरा कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, सिंहा चोरी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, पकटोला कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, सौरिया कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, गुरौल कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बनोल में एक पास कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, सियारी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, गौरी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, नानपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बिरार कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बुरार कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, मधरापुर कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, या हरपुरवा कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, मिर्जापुर कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, मधरापुर कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बल्हा कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, सरमनी टोल कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, अनेकों कब्रिस्तान की, जद्दूपट्टी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, झिटकी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, बोखरा कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, अनेकों कब्रिस्तान की घेराबंदी मैंने करवाने का काम किया। मंदिर जो ट्रस्ट में, वैसे मंदिर का भी मैंने घेराबंदी के लिए किया हूँ, जो सब अभी टेंडर प्रक्रिया में है। चाहे धादी मंदिर का हो, सियारी मंदिर के बाउंड्री का, चार दिवाली का हो, या गौरा में एक मंदिर बगल में हमारे विधानसभा क्षेत्र के बगल में है, वहाँ के भी निर्माण हो। कबीर आश्रम, कबीर मठ का जो ट्रस्ट में, उसका निर्माण पे हो। अनेकों मंदिर के भी जो ट्रस्ट में मंदिर है, उसका भी घेराबंदी के लिए मैंने स्वीकृति करवाया, जो कार्य अभी प्रगति का। अब हम अस्पताल के मामला हो, अस्पताल में जाए बनोल अस्पताल के मामला हो, या हिमापुर बाजार पर अस्पताल के मामला हो, पचरा में अस्पताल के मामला हो, रायपुर अस्पताल के मामला हो, कई अस्पताल बन के पूर्ण रूप से हो चुका है। या अस्पताल की सेंक्शन के लिए सिंहा चोरी अस्पताल के मामला हो, या बेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मामला हो, कई जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति भी मिली है, काम भी हुआ। अच्छा। अभी कई जगह 14 जगह भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण के लिए भी स्वीकृति हुआ, जो टेंडर प्रक्रियाधीन है, काम शुरू होगा। जैसे बंगराहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हुआ, पतराही में हुआ, पिपराही में हुआ, बाचोपट्टी नरहा में हुआ, बाजितपुर में हुआ, बुधनगरा में हुआ, बालासाप में हुआ, मैसौथा में हुआ, ददरी में हुआ। कई जगह जो अस्पताल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण की स्वीकृति भी मिली है, जो कार्य अब टेंडर प्रक्रिया में काम होगा। तो मुझसे जो जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया, उस ढंग से मैंने सभी सड़क के निर्माण के लिए हो, उसको मैं लगकर विभाग से हो, सरकार से हो, खास करके केशव प्रसाद यादव जी जिस समय उस विभाग के मंत्री थे, तो मुझे काम करने का ज्यादा मौका मिला। काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में पुल की स्वीकृति उस समय अधिक हुआ, रोड की भी स्वीकृति हुई, जो काम बन के तैयार हुई है, कुछ प्रगति पर है। कुछ सड़क, जैसे हमारे बाजपट्टी में एक सड़क की स्वीकृति मिल चुका है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति इसकी नहीं मिली है। जो मधुबन बाजार में जो मुख्य पुल है, वहां पर जाम लगती है। वो पुल हमारे क्षेत्र का एक अभी गंभीर मुद्दा है, जो पुल बनना चाहिए। बनगांव में ही पुल की स्वीकृति मिली है। कई ऐसे, एक डिग्री कॉलेज हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण है, उसका नहीं हो क्या उसके लिए आपने? उसके लिए मैंने विधानसभा में सरकार से मांग किया। कई बार सदन में तारांकित प्रश्न के माध्यम से हो, अल्पसूचित प्रश्न के मामला से हो, के माध्यम से हो, निवेदन के माध्यम से हो, या कई जो प्रश्न होते हैं विधानसभा, उसके माध्यम से मैंने सरकार को अपनी ओर आकृष्ट कराया, अपने विधानसभा क्षेत्र के जनताओं की उम्मीद के लिए। अब हम जनता से जुड़े कुछ सवाल ले लेते हैं। और ब्लॉक प्रखंड का जो मॉडल ब्लॉक है नानपुर में, उसका निर्माण मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ। जी। एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी, जो बाचोपट्टी, निमाही से बाचोपट्टी होते हुए मधुरापुर जाती है, उस सड़क का भी स्वीकृति हुई। कई बार सड़क की स्वीकृति होने के बाद भी RWD पथ निर्माण के चलते डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अब स्वीकृति हुआ, टेंडर मिल गया। तो कई सड़क का निर्माण मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत में करीब 7-8, बागपट्टी से मंडल टोला वाली सड़क हो, या गोट वाली हो, हलीम टोला एक सड़क है, उस सड़क का भी सेंक्शन हो गया। ठेकेदार कई जगह बाधा हो रही है, जो ठेकेदार के द्वारा, संवेदक के द्वारा, सरकार की जो प्रक्रिया है, उसके माध्यम से मुझे लगता है गड़बड़ी है। जो लॉटरी सिस्टम से एक ठेकेदार को, संवेदक को 10-10 रोड मिल जाता है, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं रहता है, एक दो सड़क बनाता है उसको देता है। ऐसे कई सड़क है जो निर्माणाधीन है, जो नहीं बन पाया है, जो ठेकेदार के लिए, उसके लिए भी
मैंने कई बार विभाग के सेक्रेटरी से मिलकर लिखा उद्वार करके नया से टेंडर करने के लिए। गर्दा उड़ा दिए हैं आप। अब हम जनता से जुड़े कुछ सवाल ले लेते हैं। बाज पट्टी की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। जो है पंचायत बाढ़ से घिरे हुए रहते हैं, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए के विकास के लिए सबसे बड़ा समस्या वहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की हो जाती है, स्वास्थ्य का हो जाता है, लोग खाने के लिए जो है ये हो जाते हैं, ललायत हो जाते हैं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपने विशेष रूप से क्या किया? देखिए, बाढ़ आश्रय हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ बाढ़ आती है, जैसे मधुबन में बाढ़ आश्रय केंद्र का भी निर्माण हुआ वहाँ। जैसे बाढ़ आएगा तो वहाँ पर लोग, उस पंचायत के लोग कहाँ आश्रय ले जाते हैं, एक जगह चिन्हित करके बाढ़ आश्रय केंद्र का भी निर्माण किया गया। जैसे मधुबन पूर्वी में बाढ़ आश्रय केंद्र खोला गया। कहीं ऊंचा जगह पर जैसे स्कूल को भी चिन्हित किया जाता है, जो किया जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने विधानसभा में, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो कई दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहर आती है, नदी आती है, उसके लिए भी उड़ाही के लिए मैंने विभाग से, संबंधित विभाग से आप विधानसभा में प्रश्न किया। कुछ जगह हुआ भी उसका उड़ाही, क्योंकि सड़क नहर से नहर अगर जोड़ दिया जाएगा तो बाढ़ का प्रॉब्लम मुझे लगता है जो समस्या से समाधान हो सकता है। तो बाढ़ के लिए भी मैंने कई नाला की उड़ाही के लिए भी संबंधित विभाग से, जैसे सिंचाई विभाग हो या बागमती के माध्यम से हो, उसमें भी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया और कहीं कहीं गाद की उड़ाही, जिससे मिट्टी की उड़ाही भी किया गया। आपके विधानसभा में शिक्षा के स्तर में भी भारी कमी देखी जा रही है। प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, इसके लिए आपने कुछ विशेष पहल? देखिए, इसके लिए तो सरकार स्तर से हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा में उसके लिए मांग करेंगे। जैसे कई बार टीचर की कमी थी स्कूलों में, तो सरकार में हम लोग नहीं थे, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किया था जब मेरी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को नौकरी देंगे। और जब सरकार 17 महीने की सरकार उनका कार्यकाल आया तो उन्होंने कई ऐसा काम किया जिससे आम जो आदमी के हम लोग के विधायक है उसको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी जो है 5.5 लाख के करीब में उन्होंने सरकारी नौकरी दिया। जो स्कूल में शिक्षकों की कमी, छात्र के अनुपात में, छात्र और शिक्षक के अनुपात में कमी थी, उसको भी दूर किया गया। एक बार 2 लाख शिक्षक की बहाली की गई। अनेकों विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में 50 से 70,000 लोगों का चैनल बना। प्रक्रिया भी में तेजस्वी प्रसाद सरकार फंस गई। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर सरकार में रहते और मंत्री रहते तो मुझे उम्मीद थी जो नौजवानों के रोजगार का मामला था काफी हद तक सुदृढ़ हो सकता था। उच्च शिक्षा के लिए क्या कुछ आपकी व्यवस्था है? आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या व्यवस्था है और क्या आपने कुछ किया है उसके लिए? कॉलेज के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में नई व्यवस्था मैंने सरकार से मांग किया था उस समय भी, एक डिग्री कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज है? हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज है मेरे विधानसभा जीजानीपुर में, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण, पॉलिटेक्निक कॉलेज चल भी रहा है, लेकिन एक डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज हमारे विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए बिहार में होनी चाहिए। क्योंकि गरीब जो जिनकी आर्थिक स्थिति, जिनकी गार्जियन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, मजदूरी करता है, खेती करता है, वैसे लोगों को मुजफ्फरपुर, पटना या अन्य जगह जाकर रहकर पढ़ाई करने में कठिनाई होगी। अगर डिग्री कॉलेज अपने विधानसभा में हो जाती तो वो मजदूरी कर लेगा, मजदूरी करने के बाद भी कॉलेज अपना डिग्री हासिल कर सकता है, खेती कर भी अपना पढ़ाई लिखाई कर सकता है, घर से भी कर सकता है। इसलिए सभी, मेरे हिसाब से सभी विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। स्वास्थ्य की बात आपने की, बहुत हॉस्पिटल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवाया और भी कई हॉस्पिटल की बात आप कर रहे थे, लेकिन इमरजेंसी में अगर इमरजेंसी जो होता है एकदम प्योर, उस इमरजेंसी के लिए आपके विधानसभा में कोई व्यवस्था है या बाहर जाना पड़ता है? नहीं, देखिए, सभी जो अस्पताल है उसमें, उस अस्पताल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो अस्पताल में व्यवस्था रहनी चाहिए उस अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय मंत्री थे 17 महीने के कार्यकाल में, तो उस अस्पताल में व्यवस्था, चाहे दवाई का जो आंकड़ा है, दवाई की संख्या मिलती थी वो मिलता था, डॉक्टर में भय था, डॉक्टर भी कंट्रोल रूप से जो ही डॉक्टर है वो रहते थे। डॉक्टर की कमी है, सभी अस्पताल में कमी है। उसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने विभाग से किया भी, खंगाली, उस पर काम भी किया गया। अगर वो रहते थे सभी विभाग में बहाली भी होती, बहाली हो गई रहती। आशा के मानदेय के मामला भी हो, तो चाहे विकास के मानदेय के मामला हो, सभी बढ़ोतरी भी की है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कई अनेकों काम ऐसे किए हैं, तालीम मरकज, टोला सेवा के मामले में वृद्धि कराया है। इस सबसे भी राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक
चुनाव लड़ेंगे उनको तो सबसे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की 17 महीने के कार्यकाल में जो उन्होंने वादा किया था उसको जमीन पर उतारने का काम किया। अस्पताल की व्यवस्था जो आप बोले एक उससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, उससे पहले हमारे क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार में डायलिसिस की व्यवस्था पीएमसीएच, एसकेएमसीएच, एनएमसीएच या आईजीएमएस में ही व्यवस्था थी डायलिसिस की। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो एक सदर अस्पताल पूरे बिहार के सभी सदर अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था कराया। हम आपके विधानसभा में ही रहना चाहते हैं सर, हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। किसानों के लिए हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि ही है, किसानों के लिए कुछ विशेष आपने किया? देखिए जैसे घर घर नल जल चल रहा था सभी जगह पूरे बिहार में, तो मैंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री से एक कृषि पर सेमिनार था, उसमें भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था जो सरकार जो पॉलिसी कर रही है हर घर जल की व्यवस्था, नल से जल की व्यवस्था पहुंचाने का, तो मैंने कहा था एक वार्ड में करीब 30-30 लाख रुपया खर्च हुआ। लेकिन मेरा उसमें एक संशोधन था, मैंने अपना विचार रखा था अगर एक विधानसभा एक वार्ड में 30 लाख रुपया अगर सरकार खर्च करती है तो हमने एक सुझाव दिया था सरकार से, विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था कि प्रत्येक उसी ढंग से एक वार्ड में कम से कम 30 लाख रुपया अगर खर्चा होता तो 50,000 रुपया एक बोर्डिंग कराने में 50,000 रुपया लागत है। और हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा विधानसभा क्षेत्र, गांव तभी विकसित हो सकता है जब किसान समृद्ध हो। तो मैंने उसको बोर्डिंग कराने के लिए प्रत्येक किसान को कम से कम एक वार्ड में, एक पंचायत में 100 बोर्डिंग हो सकता था। तो मैंने बोर्डिंग की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था पर मैंने सरकार से मांग किया था, लेकिन सरकार नहीं अपना इस पर पॉलिसी नहीं अख्तियार। मतलब हर खेत तक बिजली आपके यहाँ नहीं? तो हर खेत तक बिजली नहीं है। बोर्डिंग की व्यवस्था जो किसान समृद्ध किसान है, जो सरकार सब्सिडी देगा, बोर्डिंग सिंचाई की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो सबसे समस्या दूर हो जाएगा। लेकिन उस बोर्डिंग की व्यवस्था सब जगह नहीं है। मैंने कई बार विधानसभा में क्वेश्चन करने का काम किया, लेकिन बिजली जहाँ बोर्डिंग जिनके पास है वहां तक बिजली की व्यवस्था पहुंचाने का काम हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से। केंद्र सरकार का सम्मान निधि योजना भी किसानों को मिल रहा है, सब किसानों तक पहुंच रही है राशि? किसान की बात करते हैं, जब देखते हैं मसूरी का बीज, गेहूं का बीज, दलहन फसल हो या खरीफ फसल हो, उस फसल में जब उस फसल की बुआई का समय खत्म हो जाता है तब सरकार बीज देती है। मेरा मानना है कि सरकार जब बुआई का फसल से पहले किसान को बीज मुहैया कराए प्रखंड के माध्यम से सब्सिडी दर पर, तब वो किसान अच्छा से अपना खेती कर सकता है। कल हम झारखंड में थे, तो झारखंड में एक मंत्री थे, पहले पूर्व मंत्री, उन्होंने अपना वक्तव्य दे रहा था, भाषण कर रहे थे, जो ओटीपी के माध्यम से कृषि मंत्री के पिताजी थे वहां के, तो उन्होंने कहा ओटीपी के माध्यम से अभी सरकार व्यवस्था करती है, और ओटीपी मैंने रेंडमली लिया उस ओटीपी के माध्यम से और पूछा उससे फोन लगाकर तुमको बीज मिला है क्या, गेहूं का बीज या रबी फसल के बीज मिला है, तो उनका जवाब था जब मुझे पता नहीं है जो बीज मिला। तो आज भी जो लोग हैं, बिचौलिए लोग हैं, वैसे लोग ओटीपी के माध्यम से बीज ले लेते हैं, लेकिन जो संबंधित किसान, असली किसान है, उस तक नहीं पहुंच पाता। जन वितरण प्रणाली में पूरे बिहार में इस तरह की रिपोर्ट है कि आपका विधानसभा भी अछूता नहीं होगा, 5 किलो की जगह 4 किलो अनाज दिया जा रहा है। आपको विधानसभा की क्या स्थिति है, और है तो आपने कुछ किया है इसके लिए? कई बार मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया, सरकार कहीं न कहीं उसके लिए सरकार दोषी है। आप किसी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता से काम करवाना है, उसको मानदेय नहीं दीजिएगा, कहीं न कहीं चोरी कर सकता है, तो उसको पेट कैसे भरेगा, उसका भी बाल बच्चा। जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को सरकार के एक लाना चाहिए पॉलिसी, जो जन वितरण प्रणाली के 10,000, 15,000, 20,000 जो रुपया मानदेय उसको देना चाहिए। तो कहीं न कहीं अधिकारी से मिली भगत से कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता ही। कई बार मैंने इसके लिए पहल भी किया, लेकिन जो डीलर, हम कहते हैं डीलर असहाय, क्योंकि अधिकारी लोग उनको बहुत तंग करते हैं। जो संबंधित अधिकारी, विभाग के अधिकारी है, नीचे स्तर से लेकर ऊपर प्रदेश स्तर तक के अधिकारी 1 किलो चुरा के उनको ऊपर तक पहुंचाना भी रहता है। डीलर से शोषण करता है। तो मैं सरकार को भी संज्ञान में, कई बार मैंने अनमन अधिकारी थे उसके खिलाफ में मैंने कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर दिया, उससे कोई संज्ञान नहीं लेते, कोई संज्ञान नहीं लिया। कई बार मुख्यमंत्री के
और उनके अनुमंडल पदाधिकारी ऐसे मंडल पदाधिकारी थे जो उनके द्वारा कहा जाता था हम तो मुख्यमंत्री तक के यहाँ तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाते इनडायरेक्ट रूप से करते। अच्छा, इसी बात पे एक और समस्या दिख गई बिहार में। निचले स्तर पे सरकारी जो विभाग है वहाँ पे भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें आती हैं, चाहे अंचल हो, चाहे प्रखंड हो, चाहे आपका राष्ट्रीय कार्यालय हो। आपके क्षेत्र में क्या व्यवस्था, क्या स्थिति है, और इसके लिए क्या कुछ आपने किया है? कभी जांच के लिए गए कभी? कई बार अभी अभी एक पत्र हम आपको दिखला, हम्म। हम हमेशा जो अधिकारी लोग हैं हम्म। उनके खिलाफ में हम्म। जो सरकार के मूलभूत सुविधाओं से जो जनता तक पहुंची है, तो बराबर पत्राचार मैं मेरी जितनी ताकत जनता दी है उसके हिसाब से मैं कलम से लेकर विधानसभा से लिख रहा भी। एक अधिकारी हमारे यहाँ देखिए अभी लिखे हैं, खनन का अधिकारी है, जो आम लोग भी अपने घर भरने के लिए, अपना खेत खलिहान भरने के लिए अगर मिट्टी काटती है तो ऐसे लोगों पर भी पैसा लेता है, पैसा लेकर उस पर चार्ज बांधता है। वैसे अधिकारी के खिलाफ में मैंने आवेदन मुख्यमंत्री के दिया, अभी पत्र आया है मुझे कि उसके लिए कार्रवाई के लिए जांच के लिए दिया गया, कोई जांच के लिए नहीं दिया। लिखने के बावजूद भी अधिकारी तो एकदम बेलगाम। अंचल कार्यालय में दलालों का बोलबाला है। अंचल कार्यालय हो, थाना हो, बिजली विभाग हो, चाहे किसी खनन विभाग में, सबसे बड़ा खनन विभाग में खनन पदाधिकारी जिला में खनन पदाधिकारी है, उसके द्वारा तो अवैध रूप से पूरा ट्रैक्टर से अपना घर भी भरता है, उससे भी वसूली किया जाता है, लेवी लिया जाता है। पूरी तरह भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के जो मुख्यमंत्री जी है, अधिकारियों पर इतना उनको बढ़ावा दे चुके हैं जो किसी का नहीं सुनते, यहाँ तक कि उनका भी अधिकारी नहीं सुनते। जनता के तो बहुत शिकायतें आती होगी आपके पास? पूरी तरह आती है। जनता के जो अधिकारी है, अंचल अधिकारी, एक अंचल अधिकारी को खिलाफ में इंक्रीमेंट भी मैंने रुकवाया, लेकिन हम ऐसे हैं जो विधायक हैं जो क्वेश्चन करने के बाद, चाहे लिखने के बाद मैं छोड़ता नहीं, मैं उनको कोर्ट तक पहुंचाता। एक अंचलाधिकारी को भी इंक्रीमेंट पर हम अपने यहाँ जो अंचलाधिकारी उससे शिकायत मिला, एक मीटिंग में भाग गई, इतना जीत थी, जब मंडल पदाधिकारी के समक्ष हम लोग जीते, वो चली गई, तो उसके खिलाफ मैंने लिखा। और विभागीय उतना ही लिखने के बाद भी नहीं, मैंने विभाग में लग कर जांच करवा कर उसको जब जनता के यहाँ से जांच से करवाया, जांच हुआ, तो उसे अंचलाधिकारी के इंक्रीमेंट में रुका। चलिए, अब कुछ और सवाल है हमारे पास। महिलाओं के लिए कुछ विशेष आपने किया? देखिए, महिलाओं के लिए अभी हमारे नेता ने देखे हैं कि अभी 2-4 महिला मान योजना महिलाओं के लिए जो 18 वर्ष से 60 वर्ष तक है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जनता के बीच मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप भी एक जेंट्स है, आप अपने पत्नी के लिए जो अगर 2500 रुपया पत्नी के पास आएगा, महिलाओं के पास आएगा, महीना आदमी लगेगा, तो घरेलू चीज के लिए वो हमेशा पति से किसी न किसी बात के नगद पैसा के चलते लोगों में खाना पानी होता है। तो हमारे नेता आदरणीय केशव प्रसाद यादव जी घरेलू खर्च के लिखने के लिए माए बहन योजना, मान योजना के तहत जब सरकार बनेगी तो 2500 रुपया 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रत्येक महीने दिया जाएगा। ये बहुत ही ये अच्छी योजना है। हमारे नेता का जो सोच है, पेंशन योजना है, जो बूढ़ पूर्णिया हो जाते 60 वर्ष से ऊपर होते पेंशन के लिए अधिकतर लोग बाल बच्चे अपने गार्जियन के साथ भी बुढ़ारी में अच्छा ट्रीट नहीं करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार व्यवस्था उनका भरण पोषण के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। युवाओं के लिए कुछ विशेष, एकदम रोजगार के लिए कुछ विशेष पहल, बड़ी कई कंपनियां जो है बिहार में इस बार आई हैं, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में ले जाने का प्रयास किए उसको? मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एक इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन एक्वायर किया गया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के नाम से प्रखंड के बहरा में एक्वायर किया गया है, जमीन एक्वायर किया है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनी। लेकिन हमको उम्मीद है जो केशव प्रसाद यादव की अगर सरकार बनेगी तो जो कार्य क्षमता हमको काम करने का जो देखते हैं, तो उससे नौजवानों को 17 साल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कहते हैं हम ही ने मुख्यमंत्री नौकरी दिए थे, 17 साल से मुख्यमंत्री नौकरी नहीं दिए। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी केशव प्रसाद यादव जी के पहल से जो नौकरी मिला है, तो प्रत्येक पंचायत में 4-5 लोगों को लाभ मिला है, उसका जरूर बेनिफिट हमको भी मिलेगा। अन्य क्षेत्र में जो नौकरी का मतलब केशव प्रसाद यादव, और नौकरी आम जो नौकरी मिला है उनसे पूछिएगा तो लोग कहेंगे कि हमको नौकरी केशव प्रसाद यादव जी के चलते मिला है। अच्छा, इस बार अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव में उतरेंगे कि बस हो गया, आप संतुष्ट हैं? क्या मतलब चुनाव में उतरेंगे ना, पार्टी टिकट देगी तो? इस बार टिकट देगी पार्टी, चुनाव लड़ाएगी पार्टी, नेता हमारे, हम पूरी तरह संतुष्ट है। जनता के जो बीच हमने कभी विधायक के रूप में नहीं काम किया। मैंने एक सेवक के तहत जनताओं के बीच में हमेशा रहा, और जनताओं कभी भी नहीं मेरे विधानसभा क्षेत्र के जनता को बुझाया होगा ये विधायक था। हम एक समान
नागरिक के साथ जनता के बीच में रहा और मुझसे जो बन पड़ा सड़क से लेकर सदन तक जनता के आवाज के लिए मुखर होकर मैंने आवाज उठाया। सरकार में थे तो पर भी, सरकार में नहीं थे तो पर भी, सरकार से हमेशा जो मंत्री थे, विभागीय मंत्री से, विधानसभा में आप देखिएगा तो आप नेट से निकाल सकते हैं, मैं 243 विधायक में पहला विधायक होगा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाला विधायक है अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए। चलिए, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि इस बार अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं, जनता आप पे भरोसा करती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, क्या कुछ विशेष आपके अपने विधानसभा के लिए योजनाएं आपके दिमाग में है? मेरे जनता और नेता ने विश्वास किया तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याओं, हम सबसे पहले एक डिग्री कॉलेज हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज हो, ताकि जो गरीब किसान का बेटा है घर से भी मजदूरी और खेती कर पढ़ाई लिखाई कर शिक्षा हासिल कर सके। दूसरी बात, अस्पताल की व्यवस्था है, उस पर हम ध्यान देंगे कि अस्पताल जो प्रखंड स्तरीय अस्पताल है उस अस्पताल की स्थिति सुदृढ़ हो, ताकि वहाँ लोग जो गांव गाँव के लोग हैं जो पटना नहीं पहुंचे, तत्कालिक व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, उस अस्पताल में डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और तीसरा, किसान की जो हालत है उसके लिए मैं सोचूंगा कि किसानों को पंपी से सरकार सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराए, ताकि अपना किसान अपना खेती कर अपने आप भी समृद्ध हो, देश भी समृद्ध होगा, तो अपने आप लोग समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा, राज्य समृद्ध होगा। इसलिए किसानों के भी काम पर, और जो बची हुई सड़क पुल है, पुलिया है, उस सड़क का भी निर्माण में जो बचे हुए कार्य है उसको भी निर्माण करने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाजपट्टी विधानसभा के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, विधायक जी ने जो भी बातें कही है उन बातों में कितनी सच्चाई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक जी को कितना सपोर्ट आप लोग करते हैं, विधायक जी के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो बाकी विधानसभा के लोग देख रहे हैं, हम उनके विधायक जी के पास भी जाएंगे और ऐसे ही जो सवाल हमारे हैं, जनता के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं मूल रूप से, उन सवालों को लेकर के हम आपके विधायक जी के पास भी जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।